हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल एंड पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। स्टूडेंट, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन एचपीएससी के द्वारा पॉलिटेक्निक लेक्चरर की वैकेंसी निकाली गई थी 2021 में। एंड जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था इस पोस्ट के लिए, वो 12 जून 2022 को ये एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। स्टूडेंट, इस पेपर को पढ़ना आपके लिए इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि इस एग्जाम का जो सिलेबस होता है, जो आपका असिस्टेंट हरियाणा पब्लिक सर्विसन एचपीएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी निकाली गई है, जो नेट का सिलेबस यानी कि एचपीएससी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस है वो CSIR नेट का सिलेबस है। एंड सेम ही सिलेबस आपका एचपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का भी था। तो इस पेपर से हमें रेफरेंसेस मिल सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपका पूछे जाते हैं, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं एचपीएससी के द्वारा। तो भाई ये जो पेपर है, एक जो एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर भी है, उसका सॉल्यूशन भी मैंने अपलोड किया हुआ है चैनल और ऐप दोनों पर। लेकिन ये जो पेपर है, ये उस पेपर के कंपैरिजन में अच्छा पेपर है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पेपर को रेफरेंस मानिए अगर आप एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि हो सकता है कि पेपर इससे भी ज्यादा टफ आ जाए, बट यहाँ पे जो लेवल है वो ठीक ठाक है। जो पुराना असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वेश्चन पेपर है उसको रेफरेंस आप ना माने, क्योंकि सिलेबस नेट का तो हो सकता है कि थोड़ी सी हाई लेवल की चीजें आपसे पूछी जा सकती है। तो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे पेपर सॉल्यूशन पार्ट 1। यहाँ पे ये हमारा पार्ट नंबर 1 रहेगा और जिसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। लगभग लगभग 30 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। 100 मार्क्स का ये पेपर हुआ था, एमसीक्यू क्वेश्चन सारे यहाँ पे थे। तो यहाँ पे आपको लगभग लगभग 30 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड मिलेंगे। सभी क्वेश्चन का बिल्कुल डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा इस वीडियो में। तो स्टूडेंट, आपको मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, आप या आपका कोई भी नोन अगर इन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, आईआईटी जैम, सीयूईटी पीजी, CSIR नेट, जितने भी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं यानी कि सेट, जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल के एग्जाम होते हैं ऑल इंडिया में, वो सब गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी पीजीटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप या आपका कोई भी नोन इन सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो हमारी ऐप का नाम है पढ़ रहे केमिस्ट्री। तो एक बार इस ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल इन सभी एग्जाम्स के लिए काफी अफोर्डेबल फीस में क्वालिटी कंटेंट के साथ। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, बिल्कुल भी देरी ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर। ये देखिए, इनऑर्गेनिक का ये फर्स्ट है, लेकिन पेपर में सीरियल नंबर 11 था, तो मैं यहाँ पे लिखता चलूंगा रेड में, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, है ना। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था द बेसिक करेक्टर ऑफ NEMe3, NEMe3, NH3 एंड आपका NF3। तो इसका बेसिक करेक्टर आपको बताना है। स्टूडेंट, आप सभी को यह बात पता होगा कि जो नाइट्रोजन होता है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, और ये जो नाइट्रोजन के कंपाउंड होते हैं ये लेविस बेस की कैटेगरी में आते हैं। किस में आते हैं? ये आपका लेविस बेस की कैटेगरी में आते हैं। तो इनका काम होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। जो भी कंपाउंड जितना अच्छा से, जिसके पास जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी, वो उतने अच्छे से डोनेट कर पाएगा और वो उतना ज्यादा ही बेसिक भी होगा, वो उतना ज्यादा ही बेसिक भी होगा। अगर हम कंपैरिजन करते हैं NMe3 जो कि 3 डिग्री आपका अमाइन है और NH3, तो यहां पे आप सभी को ये बात पढ़ाई भी जाती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ाई जाती है कि जो Me3 होता है वो प्लस आई इफेक्ट के तौर पे काम करता है। वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है नाइट्रोजन पर। अगर नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो बेसिसिटी भी बढ़ेगी। NH3 यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में मिथाइल की डोनेशन पावर ज्यादा होती है, इसलिए वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा नाइट्रोजन को और उसकी बेसिसिटी भी ज्यादा होगी। तो NEMe3 की बेसिसिटी ज्यादा होगी NH3 से। तो इससे आप क्या कर सकते हैं? ऑप्शन फर्स्ट एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये नहीं होगा। यहाँ पे NH3 की दिखाई गई है, यहाँ पे ये इसकी पॉसिबिलिटी है, इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भी
भी NH3 की आपका ज्यादा दिखाई गई है। अब बात यह आती है स्टूडेंट, अगर हम कंपैरिजन करते हैं NF3 एंड NH3, तो आप सभी को पता है कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है नाइट्रोजन से, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम हो जाएगी, और जो NF3 की बेसिसिटी है वो भी कम हो जाएगी NH3 से। तो NF3 की बेसिसिटी सबसे कम होगी एंड सबसे ज्यादा बेसिसिटी होगी NMe3। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। यहां पे NF3 की ज्यादा नहीं होती NH3 से, क्योंकि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर बी। एंड स्टूडेंट, जितने भी मैं आपको यहाँ पे आंसर बताऊंगा वो ऑफिशियल आंसर की के द्वारा ही बताए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 मेन ग्रुप एलिमेंट्स आप इसको रिलेट कर सकते हैं। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इन पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस एंड सल्फर आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं कि ये आपका बनता कैसे है, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। स्टूडेंट आप सभी को पता होगा ये H3PO4, दिस इज फॉस्फोरिक एसिड। अगर आप इसकी 2 यूनिट्स लेते हैं और उसमें से वाटर को एलिमिनेट कर देते हैं तो जो आपके पास एसिड आता है उसको बोला जाता है पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो इसी प्रकार अगर हम यहां पे देखते हैं, देखिए H की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये बनता H3, H6 बन जाता है H6P2O8, लेकिन इसमें से एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकालेंगे तो आपको यहां पे बचेगा H4 आएगा, P2 आएगा एंड O7 आएगा, O7। दिस इज पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। इसकी मैं स्ट्रक्चर भी बना के दिखा सकता हूं, और वैसे आप यहाँ पे जो हम नॉर्मल मेथड यूज करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का वो भी यूज कर सकते हैं। फास्फोरस का हमने 2x मान लिया, 4 हाइड्रोजन है इसलिए +4 हो गया, एंड -14 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 7 ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। अगर यहां से भी आप देखेंगे तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस है वो +5 आएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस +5 आएगी। बट मैं आपको स्ट्रक्चर भी बना के दिखा देता हूं क्योंकि फ्यूचर में आपसे स्ट्रक्चर भी यहां पे पूछी जा सकती है। तो P डबल बॉन्ड O आ जाता है यहां पे, इसी प्रकार यहां पे ऑक्सीजन होता है, POP बॉन्ड एग्जिस्ट यहां पे करता है, भाई ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। एक OH यहां पे होता है, एक OH आपका यहां पे होता है, इसी प्रकार एक OH आपका यहां पे होता है और एक OH आपका यहां पे होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पायरोफॉस्फोरिक एसिड। अगर आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी निकालना चाहते हैं, देखिए फास्फोरस के कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ऑक्सीजन की, तो यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे भी -1 आएगा, यहाँ पे भी -1 आएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड इसलिए -2 आएगा। अगर आप देखेंगे इस फास्फोरस की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आनी है वो आपका +5 आएगी, सेम इसकी भी +5 आएगी। तो देखिए मैंने आपको दोनों तीनों मेथड बता दिए हैं, साथ में मैंने स्ट्रक्चर भी बता दी है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस सल्फर वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कि यहां पे फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी आपका +5। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रॉम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, JTD, जॉन टेलर डिस्टोर्शन। तो यहां पे आपसे बोला गया कि जॉन टेलर इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, है ना। तो कौन से हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए JTD आपको नहीं देखने को मिलेगा? स्टूडेंट JTD वहां पे देखने को मिलता है जहां पे या तो T2G या फिर आपका EG अनसिमेट्रिकल हो, है ना। T2G या फिर EG अनसिमेट्रिकल अगर वहां पे होते हैं तो वहां पे आपको देखने को मिलता है JTD। तो देखिए अगर हम बात करते हैं D4 की और वो भी हाई स्पिन की, है ना, D4 और वो भी आपका हाई स्पिन, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे यह। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट दिस इज T2G एंड दिस इज EG। तो यहाँ पे EG अनसिमेट्रिकल है, अगर EG अनसिमेट्रिकल है तो ये तो JTD शो करेगा, ये तो JTD शो करेगा। सेम जो D9 होता है, कॉपर +2 इज वेल नोन एग्जांपल। अगर मैं यहाँ पे ये मैंने आपका D4 के लिए बना के दिखाया है, देखिए भाई D8, D9, D10 इनके लिए हाई स्पिन लो स्पिन का कोई कंसेप्ट होता ही नहीं है ना। तो यहाँ पे 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, 6, 7,
8 और एक 9। तो यहाँ पे भी आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे भी जो आपका इजी है वो अनसिमेट्रिकल है ना, यानी कि D9 के केस में भी इजी अनसिमेट्रिकल होता है, इस वजह से ये भी JTD शो करता है। स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अगर आप यहाँ पे D8 की बात करेंगे तो जो D8 आपका होता है वहां पे इजी एंड T2G दोनों के दोनों सिमेट्रिकल होते हैं। दोनों के दोनों सिमेट्रिकल अगर होंगे तो वहां पे आपको कोई भी JTD देखने को नहीं मिलेगा। तो यहां पे अगर आप देखते हैं D8, तो D8 में T2G भी आप सिमेट्रिकल देख पा रहे हैं एंड इजी भी आप सिमेट्रिकल देख पा रहे हैं, इसलिए यहां पे आपका नो JTD। यहां पे कोई भी जॉन टेलर डिस्टोर्शन नहीं होगा, यहां पे कोई भी जॉन टेलर डिस्टोर्शन नहीं होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपसे यही पूछा था कि नोट ऑब्जर्व्ड कहां पे देखने को नहीं मिलेगा JTD, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। भाई अच्छा क्वेश्चन है और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो कि फ्यूचर में आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं तो सॉलिड क्रिस्टलाइन PCl5, देखिए अगर नॉर्मल PCl5 की बात करें तो TBP स्ट्रक्चर होती है, हम सभी को पता है, बट सॉलिड स्टेट में ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता। सॉलिड स्टेट में ये एग्जिस्ट करता है आपका PCl4 पॉजिटिव, PCl4 पॉजिटिव एंड आपका PCl6 नेगेटिव, PCl6 नेगेटिव। अगर आप यहां पे बात करते हैं तो ये आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में लाई करेगा और ये इसकी स्ट्रक्चर आप सभी को पता है कि ऑक्टाहेड्रल होती है। अब आपको ऑप्शन ध्यान से देखना है, तो बोल रहा है कि सॉलिड स्टेट में PCl5 क्या TBP होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या ऑक्टाहेड्रल होगा? यस। सॉलिड जो PCl5 होता है उसका जो एनायनिक पार्ट होता है PCl6 नेगेटिव, वो ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्या स्क्वायर पिरामिड होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या पेंटागोनल होगा? बिल्कुल भी पेंटागोनल नहीं होगा। या तो टेट्राहेड्रल, जो कैटायनिक पार्ट है वो टेट्राहेड्रल होता है और जो एनायनिक पार्ट है वो आपका ऑक्टाहेड्रल होता है। स्टूडेंट इसी से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 2023 में एग्जाम हुआ था, तो ये वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था। वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आपसे पूछा जाता कि सॉलिड PBr5 के बारे में कमेंट कीजिए, सॉलिड PBr5 के बारे में कमेंट कीजिए, ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है यहां पे कि जो PBr5 होता है वो आपका PBr4 पॉजिटिव, PBr4 पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर कल को क्वेश्चन आ जाए नेट के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, नेट में आ जाए कि सॉलिड क्रिस्टलाइन PBr5, तो वहां पे आंसर आएगा टेट्राहेड्रल। वहां पे ऑक्टा PBr6 नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि Br ग्रुप बल्कि ग्रुप होता है, तो वो उस कंपाउंड को अनस्टेबल बना लेता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट मैं आपको प्रीवियस ईयर तो पढ़ा ही रहा हूं, साथ में मैं आपको नए नए क्वेश्चन जो डिफरेंट एग्जाम्स में आ रहे हैं वो भी मैं आपको करवा रहा हूं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आता ऑप्शन नंबर बी। अब हम चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका और इसका जो आंसर ऑफिशियल आंसर की में चेक करते, इस क्वेश्चन को हटा लिया गया था या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि सभी को मार्क्स दे दिए गए थे। तो यहां पे आपसे बोला गया था स्ट्रक्चर ऑफ पर्शियन ब्लू, इसकी क्या स्ट्रक्चर होती है, सभी को इसका फार्मूला पता होना चाहिए कि क्या होता है। यहां पे Fe4 होता है, Fe एंड CN6, FeCN6 और यहां पे आपका 3 होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पर्शियन ब्लू। तो आपसे यहां पे पूछा गया था कि इसकी कैसी स्ट्रक्चर होती है। स्टूडेंट अगर आप देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर तो आपको 6 दिखाई दे रहा है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो टेट्राहेड्रल की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, स्क्वायर पिरामिड की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, स्क्वायर प्लेनर की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, सिंपल क्यूबिक की भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो यहाँ पे जो चारों के चारों ऑप्शन गिवन थे वो आपका रॉन्ग थे। इसीलिए अगर आप फाइनल आंसर की में चेक करेंगे तो वहां पे क्रॉस लगा दिया गया था, इस क्वेश्चन को हटा लिया गया था। मतलब कि अगर 100 क्वेश्चन आपके थे उनमें से 98 में से ही आपका स्कोर बनता सभी बच्चों का। तो ये क्वेश्चन ही इनकरेक्ट था क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अगर यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल होता तो फिर हम बोल सकते थे कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑक्टाहेड्रल। तो
चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका आ गया, केमिकल बॉन्डिंग से रिलेट कर सकते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स हैज ग्रेटेस्ट लैटिस एनर्जी? विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड हैज ग्रेटेस्ट लैटिस एनर्जी? किसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होगी? तो स्टूडेंट आप सभी को पता होगा कि जो लैटिस एनर्जी होती है that is directly proportional to charge and inversely proportional to size। तो यहां पे देखिएगा, सबसे पहली बात तो कैटायन आपका फिक्स हो गया है, लिथियम 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 लिथियम, कैटायन फिक्स है, साइज भी चार्ज भी। अनायन का चार्ज देखेंगे, Br पे भी -1 होता है, Cl पे भी -1 होता है, I पे भी -1 होता है और F पे भी -1, यानी कि चार्ज भी सेम हो गया। अब आप सभी को पता है कि आयोडीन का साइज सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इसकी लैटिस एनर्जी सबसे कम रहेगी। तो आपसे पूछा था ग्रेटेस्ट लैटिस एनर्जी बताइए, हाईएस्ट, तो फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, इसलिए LiF की लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, इसीलिए LiF की लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम 11th 12th का, मतलब 12th का स्टूडेंट भी इसको इजीली कर सकता है। इंटेंस कलर ऑफ KMnO4, KMnO4 का जो कलर आता है वो किसकी वजह से आता है? क्या वो DD ट्रांजिशन की वजह से आता है? स्टूडेंट आप सभी को ये पता होगा कि KMnO4 में Mn+7 ऑक्सीडेशन स्टेट में लाई करता है, और जिस Mn+7 का मतलब होता है D0। तो यहाँ पे D में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे कोई DD ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी नहीं है। इंट्रा लिगेंड चार्ज ट्रांसफर होगा क्या? ना, यहाँ पे कोई ऐसा लिगेंड है नहीं, है ना। मैक्रो लिगेंड्स जो होते हैं वहां पे ऐसी पॉसिबिलिटी देखने को मिलती है। लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होगा, जिसे हम LMCT भी बोलते हैं। यस, बिल्कुल सही है। क्या मेटल से लिगेंड, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं देने के लिए, तो मेटल कैसे इलेक्ट्रॉन दे देगी लिगेंड को? तो यहां पे जो कलर आता है KMnO4 का, जो कलर आता है वो आता है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से। Mn के पास जो वैकेंट D है एंड ऑक्सीजन के पास जो 2p में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ट्रांसफर, यानी कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है मैग्नीज को, तो ये आपका LMCT लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से KMnO4 का आपको कलर दिखाई देता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 8 इज एक्सेप्शनल क्वेश्चन, आपको पढ़ाया जाता भाई, द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्लेटिनम। देखिए भाई, ये जो कहानी है ये है आपका कहाँ की? ग्रुप नंबर 10 की। ग्रुप नंबर 10 में जो तीनों कंपाउंड होते हैं उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो डिफरेंट आती है, निकल, प्लेटिनम एंड प्लेटिनम। तो इसका तो हमें पता होता है, निकल की क्या होती है भाई, आपका आर्गन आ गया, उसके बाद क्या होता है भाई 3D8 होता है एंड आपका 4s2 होता है, ये सभी को पता होता है, ठीक है। लेकिन प्लेटिनम जो है उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है वो एक्सेप्शनल नेचर की आती है। तो यहां पे भाई जो क्रिप्टॉन आ जाएगा, जो भी आना है, इसके बाद जो आता है क्रिप्टॉन आएगा यहां पे, एंड जैसे आप सोच रहे थे कि यहां पे 4D8 होगा एंड 5s2 होगा, ऐसा नहीं होता, यहां पे 4D10 होता है ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहां पे ये देखने को मिलता है, एंड 5s में 0 होता है। तो ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है प्लेटिनम की, आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो जो भी बच्चे ये सोच रहे थे कि ये होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऐसी मैंने क्या बोला था आपको भी कि जो ग्रुप नंबर 10 होता है उसके तीनों एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होती है। हाँ, अगर आपसे प्लेटिनम की पूछता है तो प्लेटिनम में फिर आपका और भी देखने को मिलेगा, यहां पे आपका 5D9 होता है एंड 6s1 होता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा, 5D9 एंड 6s1। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर आना था इस क्वेश्चन का, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहां पे 4D10 होता है, 4D10। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 9 वेरी इजी क्वेश्चन, द ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल फॉर हाई स्पिन निकल +2। देखिए भाई, निकल +2 का मतलब होता है D8, और D8 के लिए हाई स्पिन लो स्पिन कुछ मायने नहीं रखता है ना, कुछ भी मायने नहीं रखेगा, चाहे हाई स्पिन हो चाहे लो स्पिन हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये +2 +1 0 -1 -2, तो 8 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहां पे सबसे पहले आप कैपिटल L की वैल्यू निकाल लीजिए। तो कैपिटल L की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? देखिए, इस +2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन से 4 हो गया और 6, है ना, 4 और 2 6 हो गया,
एक ये कम हो गया 5 और 2 ये कम हो गए 3। कैपिटल एल की वैल्यू यहाँ पे 3 आ रही है। अगर कैपिटल एल की वैल्यू 3 होती है तो आपको यहाँ पे कैपिटल एफ देखने को मिलता है ना। क्या देखने को मिलेगा? कैपिटल एफ। अब यहाँ पे देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आपका जो स्पिन क्वांटम नंबर होगा वो आपका क्या देखने को मिलेगा? 1। और जो आपकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगी एसएम स्पिन मल्टीप्लिसिटी वो क्या होगी? 2s+1। इसको अगर आप देखेंगे तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आ गई आपकी? 3। तो यहाँ पे जो आपको ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा? 3f। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। तो ये शायद हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। ये भी केमिकल बॉन्डिंग का ही क्वेश्चन है। द हाईएस्ट, इसको मैं एक अच्छा क्वेश्चन मान सकता हूं जो अबव एवरेज आप थोड़ा सा अच्छा बोल सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको एचएफ का मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम पता होना चाहिए था। द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, हुमो के बारे में आपने पढ़ा होगा, लूमो के बारे में आपने पढ़ा होगा। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल यानी कि हुमो किसका? एचएफ का। एचएफ स्टूडेंट ये क्वेश्चन ऑलरेडी आईआईटी जैम में भी पूछा जा चुका है। वहां पे पूछने का मीनिंग अलग था, लेकिन यहां पूछने का मीनिंग अलग है। ये पूछ रहा है जो एचएफ है ना, वहां पे जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल होता है वो क्या वो एंटी बॉन्डिंग होता है, नॉन बॉन्डिंग होता है, आयोनिक बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, है ना। तो देखिए आयोनिक बॉन्डिंग जैसा तो कुछ होता ही नहीं मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम में, इसको तो आप तुरंत हटा सकते थे। अब बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग या नॉन बॉन्डिंग, इसके लिए आपको पता होना चाहिए एचएफ का मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम, है ना। और फिर भी एचएफ में देखेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन अगर आप देखेंगे तो यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन आपको, है ना, किसमें देखने को मिलते हैं? नॉन बॉन्डिंग में। बी इज द करेक्ट आंसर। आइए मैंने भाई लेक्चर्स में ये चीजें कवर की हुई है, मैं आपको दिखा भी देता हूं कि कैसे ये चीजें आपका कहां पे थी। तो भाई ये देखिए केमिकल बॉन्डिंग जो हमारा नेट का कोर्स है, असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स है, वहां पे मैंने काफी अच्छे से ये चीजें कवर की हुई है, काफी अच्छे से। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था जैम 2020 में। द नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फ्रंटियर मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ एचएफ। तो ये आप देख सकते हैं, दिस इज एचएफ का मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो देखिए ये बॉन्डिंग का हो गया, ये भी बॉन्डिंग का हो गया, और ये जो दो आप देख पा रहे हैं पाई पाई, ये नॉन बॉन्डिंग वाले होते हैं और ये एक एंटी बॉन्डिंग। तो इलेक्ट्रॉन आप जैसे ही फिल करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो आपका यहां पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जो आपका हुमो है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, वो क्या है? नॉन बॉन्डिंग वाले हैं। क्या है? नॉन बॉन्डिंग। सेम आप यहां से भी देख सकते हैं, ये क्या है? यहां पे जो हुमो होता है वो आपका नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पढ़ाया जाता है, बार बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। कंसीडर द आयंस EU+3 GD+3। तो यहां पे आपसे बोल रहा है कि जो ऑब्जर्व्ड और मैग्नेटिक मोमेंट होती है और जो कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट होती है, या इसी को पूछने का तरीका यह भी हो सकता है कि भाई किसके लिए स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, और जो हम फार्मूला से निकालते हैं एलएस कपलिंग या फिर जो हम जी की वैल्यू से निकालते हैं, तो वो सेम किसके लिए देखने को मिलता है? एक ही बात है। तो अगर हम देखते हैं स्टूडेंट जीडी जो है आपका GD+3, अगर आप यहां पे देखेंगे तो F7 होता है। आप इसका स्पिन ओनली फार्मूला से भी मैग्नेटिक मोमेंट निकालिए और दूसरे तरीके से भी निकालिए, दोनों में आपको सेम देखने को मिलेगी। तो इसकी जो ऑब्जर्व्ड एंड कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट होती है वो सेम होती है। किसकी? एक तो जीडी के लिए ऐसा देखने को मिलता है, तो जीडी ये रहा, जीडी ये रहा, और दूसरा एलयू के लिए देखने को मिलता है, एसएम के लिए नहीं देखने को मिलता, एलयू के लिए देखने को मिलता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। भाई एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ है, चारों के चारों लेक्चर्स अवेलेबल है। ऐप में भी जो फ्री डेमो वीडियोस हैं उसमें मैंने काफी अच्छे से कवर की हुई है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर भी मैं आपको कुछ रेफरेंसेस दिखा देता हूं जिससे आपको और ज्यादा अच्छे। ये देखिए एफ ब्लॉक का लेक्चर नंबर 2 है। तो यहां पे आप देख सकते हैं जो जीडी है ना, इसके लिए अगर आप थ्योरेटिकल वैल्यू देखेंगे वो होती है 7.94, और ऑब्जर्व्ड भी कितनी आती है? 7.9 से 8 के बीच में। एलयू के लिए अगर आप थ्योरेटिकल देखेंगे वो भी 0 होती है, ऑब्जर्व्ड भी 0 होती है। ईयू और एसएम के लिए ऐसा नहीं होगा। देखो ईयू के लिए जो थ्योरेटिकल वो लगती है कि 0 होगी, या फिर ये होती है
है ना, हाई टेम्परेचर पे ये होती है, और ये देखो ये ऑब्जर्व्ड अलग है। सेम ऐसा ही आपको यहां देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जीडी एंड एलयू, इनकी ऑब्जर्व्ड एंड कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू सेम होती है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो भाई अब हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन, इजी, इसको भी रिलेट किया जा सकता है। सब्स्टिट्यूशन ऑफ ईटा 5Cp ग्रुप विद नाइट्रिक ऑक्साइड इज इजीएस्ट, किसके लिए इजीएस्ट होगा? NO। देखिए भाई ऐसे ज्यादातर क्वेश्चन में आप 18 इलेक्ट्रॉन का यूज करेंगे तो काफी बेटर रहता है, काफी आसान रहता है। देखिए अभी अगर मैं फर्स्ट कॉम्प्लेक्स की बात करता हूं तो यहाँ पे 2 Cp है, और आयरन के लिए तो यहाँ पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? Cp के लिए 5 होता तो 2 है तो 10 हो गया, और आयरन है तो 8 हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन है। अगर आपने यहाँ पे एक Cp को निकाल के NO से रिप्लेस कर दिया तो मान लेते हैं Fe एंड आपका ईटा 5, एक Cp रह गया और एक यहाँ पे NO आ गया, और NO मैं NO पॉजिटिव लीनियर मान लेता हूं। जब हम NO पॉजिटिव लीनियर मानते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा भाई, आ सकता है आपके एग्जाम में, इंपॉर्टेंट चीजें, NO पॉजिटिव वो किस फॉर्म में पाया जाता है? लीनियर, और उसका जो इलेक्ट्रॉन काउंट होता है वो 3 होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन काउंट 3। इसी प्रकार अगर आप NO नेगेटिव मानते हैं तो उसकी स्ट्रक्चर बेंट होती है और उसका इलेक्ट्रॉन काउंट हम 1 मान के चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ऐसा मानते हैं, मैं NO पॉजिटिव लीनियर ही मानता हूं, तो 5 इलेक्ट्रॉन यहां से हो गए एंड 8 यहां से 13 और 3 17 ही हुए भाई यहाँ पे, तो है ना, कितने हुए भाई? 17 ही। तो इसका मतलब ये तो बात ठीक नहीं है, 18 तो होने चाहिए, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी कम नजर आ रही है। सेम इसमें भी आप देखेंगे पॉसिबिलिटी कम नजर आ रही है। इस कॉम्प्लेक्स को देखिए, अभी इसके पास 20 इलेक्ट्रॉन है, 20, क्योंकि निकल के 10 और 10 2 Cp के। अगर आपने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है ना, क्या Cp ईटा 5 Cp एक रह गया एंड Ni एंड NO, इसको अगर आप देखेंगे, अब ये जो कॉम्प्लेक्स है 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करने लग जाएगा। 5 प्लस में 10 और प्लस में 3, तो यहां पे आप देख सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन। पहले ये 20 इलेक्ट्रॉन था, अब ये आपका 18 इलेक्ट्रॉन हो गया है। तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या होगा? इजीली आपका इजीएस्ट है। सबसे इजीएस्ट किसके केस में होने वाला है? सी के केस में होने वाला है, क्योंकि ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करने लग जाएगा। ये वाला जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो काफी ज्यादा स्टेबलाइज कॉम्प्लेक्स बनेगा। आ रही है बात स्टूडेंट समझ में? बी को भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कितने भाई? 5 और 9, सॉरी 19 और एक 20 है यहाँ पे भी, है ना, 19 और एक 20 है। जब आप यहाँ पे भी रिप्लेस करेंगे ना एक को, तो 18 इलेक्ट्रॉन बनेगा। लेकिन यहाँ पे भाई इजीली जो सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है वो आपका सी के केस में ही देखने को मिलता है। यहाँ पे थोड़ा सा Cl नेगेटिव भी है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ इसको मतलब रोकने वाला कुछ है नहीं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अब हम बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, a compound which has a metal metal quadruple bond, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर 4 हो। तो भाई बहुत देखिए इस क्वेश्चन को 2 तरीके से सोल्व करना होता है अलग अलग। अगर आपके पास मेटल कार्बोनिल्स होते हैं, है ना, अगर आपके पास मेटल कार्बोनिल जैसे कि ये, इनके लिए मेटल मेटल बॉन्ड निकालने का तरीका अलग होता है। तो इसके लिए जो हमारा फार्मूला होता है MM बॉन्ड निकालने का, वो होता है 18N माइनस में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन और डिवाइड कर देते हैं 2 से, ऐसे केस में। तो देखिए भाई अगर मैं बात करता हूं 18 इंटू में N, मेटल कितने हैं? 2 हैं, माइनस में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? मैग्नीज के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 का डबल करोगे तो कितना हो जाएगा? 14, है ना, 14 एंड 20 यहां से कितना? 34, और 34 को डिवाइड करोगे किससे? 2 से। तो यहाँ पे जो मेटल मेटल का बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो 1 आएगा। तो क्या यहाँ क्वाड्रपल बॉन्ड है? नहीं है। सेम ऐसे ही अगर आप इसका निकालेंगे तो 18 इंटू में 2, क्योंकि यहाँ पे आयरन जो मेटल है वो 2 है। इसी प्रकार आयरन के लिए 8, 8 दूनी 16, 16 और 18 फिर से आपका कितने होते हैं? 34 होते हैं। इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ पे भी मेटल मेटल के बीच में बॉन्ड ऑर्डर बनाता है। सेम इसका भी अगर आप निकालते हैं फॉर एग्जांपल, तो इसका भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं। कॉपर 2 है, यानी कि 2 मेटल होंगे यहाँ पे, 18 इंटू में 2 माइनस में कॉपर का होता है 11, एक कॉपर के पास 11 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 22 और 8 30 हो गया, 30, और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो यहाँ पे 3 आएगा। तो क्या इन सभी के पास क्वाड्रपल बॉन्ड है? नहीं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी, वेरी फेमस कंपाउंड, वेरी फेमस कंपाउंड। इसके अंदर हम क्वाड्रपल बॉन्ड कैसे निकालते हैं ये मैं समझाता हूं। तो यहाँ पे हम कुछ इस टाइप से देखते हैं कि सबसे नीचे होता है सिग्मा, फिर होते हैं आपका पाई, फिर आपका होता है डेल्टा,
डेल्टा, फिर आपका होता है डेल्टा स्टार, फिर आपका होता है पाई स्टार, एंड फिर आपका सबसे ऊपर होता है सिग्मा स्टार। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि यहाँ पे दो आर ई है, तो अगर हम नॉर्मल आर ई की बात करते हैं, 2 आर ई, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 आर ई के पास? कहां पे आता है? कौन? ये बेसिकली आता मन तक रे, मैग्नीज के नीचे आता है आर ई, मैग्नीज। तो मैग्नीज के पास कितने होते हैं? 7। तो दो आर ई अगर न्यूट्रल होते तो उनके पास कितने होते? 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बट यहां पे अगर आप इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो जो 2 आर ई है यहाँ पे, दोनों आर ई, तो इसका मैं मान लेता हूं कि 2 आर ई माइनस में 8 और 2, तो कितना हो गया? +6। कितना आएगा? +6। +6 का मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन। +6 का देखो, जब 0 था तो 14, 6 का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 8 इलेक्ट्रॉन भरिए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और आपका 7 और 8। तो यहाँ पे डेल्टा बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। इस कॉम्प्लेक्स के बारे में काफी इंपॉर्टेंट चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं। यहाँ पे आपका क्वाड्रपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे आपका क्वाड्रपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, आया है बहुत सारे एग्जाम में, नेट का प्रीवियस ईयर है। द करेक्ट सेट ऑफ बायोलॉजिकल एसेंशियल एलिमेंट, बायोलॉजिकल एसेंशियल एलिमेंट जिसकी हमें जरूरत होती है। भाई हमें पता है हमारी बॉडी के अंदर आपका जो ब्लड होता है, ब्लड उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? मायोग्लोबिन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? आयरन मेटल। तो आयरन का तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आयरन आयरन आयरन, ठीक है, इसको हटा सकते हैं यहां से। अब देखिए भाई और क्या क्या चीजें कॉमन आ रही है इनमें। तो यहाँ पे देखिए भाई जिंक का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, जिंक का भी। मोलिब्डेनियम जो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनमें इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये टोटली याद रखने वाली चीज, इसमें कुछ मैं ज्यादा एक्सप्लेन कर नहीं पाऊंगा, है ना। बस ये आपका एक रिजल्ट होता है जो आपको याद रखना होता है। द करेक्ट सेट ऑफ बायोलॉजिकल एसेंशियल एलिमेंट इज द ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आयरन, मोलिब्डेनियम, कॉपर एंड जिंक। ये आपका एसेंशियल एलिमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 भाई कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, नेट में, जैम में, गेट में, हर जगह पूछा जा चुका है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन, है ना। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? मेट हीमोग्लोबिन के अंदर, मेट हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो आपका +3 होती है। कितनी बार ही ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, यहाँ पे भी पूछा गया है। तो भाई मेट हीमोग्लोबिन की मेट हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। अब हम भाई क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ गए हैं। ये थोड़ा सा बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बायोऑर्गेनिक में पढ़ाया जाता है, तो ये भी टोटली याद रखने वाला। भाई मैं इसमें कुछ ज्यादा समझा नहीं पाऊंगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई ये कह रहा कोई भी जो भी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती है ना प्लांट्स के अंदर, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहां से कहां होता है वो आपको सीक्वेंस बतानी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले वाटर, वाटर के बाद P680, उसके बाद P70 एंड लास्ट में आपका NADP+। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने को है नहीं, ये भी चीजें आपको याद रखनी पड़ती हैं। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 17। यस, क्वेश्चन नंबर 17 मेन ग्रुप एलिमेंट से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, सिलिकेट्स विद कॉन्टिन्यूअस 3D फ्रेमवर्क। देखिए अगर यहाँ पे लिखा होता ना ऑर्थोसिलिकेट या सिंपल फार्मूला भी आपको गिवन होता तो आप इजीली इसको बता देते, बट यहाँ पे भाई नेम गिवन है इसलिए ये क्वेश्चन काफी टफ हो जाता है, अपने आप में इतना इजी नहीं होता। अगर आपको नेम से फार्मूला नहीं पता तो आप नहीं बता पाएंगे, है ना। तो ये टोटली अलग टाइप का ही क्वेश्चन हो गया, ऐसा क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करवाना नहीं चाहता एग्जामिनर कि आप इसको अटेम्प्ट करें। हाँ अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखिए भाई नीसोसिलिकेट, तो ये जो नीसोसिलिकेट होता है ना ये ऑर्थोसिलिकेट टाइप का होता है। ऑर्थोसिलिकेट का मतलब हो गया SiO4 नेगेटिव, तो ये तो ऑर्थोसिलिकेट टाइप का सिलिकेट होता है। सोरोसिलिकेट आपने पढ़ा होगा, जब दो ऑर्थोसिलिकेट एक ऑक्सीजन की शेयरिंग करते हैं तो वहां पे बनता है Si2O76 नेगेटिव, जिसे हम पायरोसिलिकेट भी बोलते हैं। तो ये भाई आपका पायरोसिलिकेट कैटेगरी का सिलिकेट होता है ना, उसी कैटेगरी का सिलिकेट होता है। तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि 3D फ्रेमवर्क पूछा आपसे 3D। तो ये पायरोसिलिकेट जो होता है ये भी आपका जो है ये 2 डायमेंशनल सीट सिलिकेट की कैटेगरी में आता है, 2 डायमेंशनल सीट सिलिकेट की कैटेगरी में आता है। इसको भी हटाइए, दिस इज 3 डायमेंशनल
टेक्टोसिलिकेट्स जो होता है ये आपका 3D सिलिकेट की कैटेगरी में आता है, 3D सिलिकेट की कैटेगरी में आता है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेम से फार्मूला पता होना चाहिए, फार्मूला देखते ही कोई भी स्टूडेंट बता सकता है कि हाँ कि ये किस टाइप का सिलिकेट है। पढ़ाया जाता है आपको भाई, मैंने तो काफी अच्छे से चीजें कवर की हुई है, तो वहां पे पढ़ाया मैंने, ये लेक्चर्स के अंदर सारी चीजें कवर है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का इजी सा क्वेश्चन है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द विजिबल रीजन। तो भाई यहां पे देखिए, अगर मैं बात करता हूं फील्ड मेटल सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, निकल प्लस टू निकल प्लस टू निकल प्लस टू। अब यहाँ पे जो डिफरेंस है वो लिगेंड का। तो अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा है, तो NO2 फील्ड स्ट्रेंथ की अगर आप बात करेंगे यहाँ पे कि किसकी फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, फील्ड स्ट्रेंथ, तो आप बोलेंगे NO2 नेगेटिव जो होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद आपका NH3 होता है, NH3, और उसके बाद वाटर वीक फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में आता है। अगर फील्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये है तो डेल्टा O का ऑर्डर ये है। अगर यहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है तो एनर्जी का जो गैप है वो सबसे ज्यादा रहा होगा, है ना, एनर्जी का जो गैप है वो सबसे ज्यादा रहा होगा डेल्टा O। अगर डेल्टा O एनर्जी ज्यादा है तो वेवलेंथ क्या रही होगी, कम, वेवलेंथ क्या रही होगी, कम। तो यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है इसलिए इसकी फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो यहाँ पे जो वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन आएगा वो सबसे कम आएगा, क्योंकि एनर्जी एंड वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इससे ज्यादा इसमें और इससे ज्यादा इसमें, वाटर में क्योंकि यहाँ फील्ड स्ट्रेंथ काफी कम है, एनर्जी का गैप काफी कम है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद हम बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 19 ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ टर्मिनल कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट। तो कितने कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं टर्मिनल वाले, वो आपको देखो भाई, एक तो बेस्ट वे यही होता है कि आपको क्या पता होना चाहिए, आपको इसकी स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए जो कि बुक्स में मेंशन होती है। फिर भी थोड़ा बहुत अगर आप रिलेट करेंगे, वैसे तो याद ही होना एक बड़ा बढ़िया होता है। मेटल मेटल बॉन्ड हमें पता है कि एक ही होता है, आयरन का अभी निकाला था थोड़ी सी देर पहले, एक CO यहां लगाया, एक CO यहां लगाया, एक CO यहां लगाया, इसी प्रकार एक CO यहां लगाया, एक CO यहां, एक CO यहां, और 3 CO यहां पे बीच में लाई करते हैं आपका ब्रिज हेड पोजीशन पे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ Fe2CO9। तो इसको अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे टर्मिनल कार्बोनिल पूछे कितने, 3 यहाँ 3 यहाँ, तो 6 टर्मिनल कार्बोनिल होते हैं भाई। कितने, 6 टर्मिनल कार्बोनिल होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये आप इसकी स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे टर्मिनल कार्बोनिल अगर आपसे पूछा है तो 6 होते हैं, यहाँ पे 3 ये रहा और 3 ये रहा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 था। क्वेश्चन नंबर 20, एज इट इज CSIR नेट का PYQ है, एज इट इज CSIR नेट का PYQ है भाई, मेन ग्रुप एलिमेंट से रिलेट कर सकते हैं। पॉसिबल नंबर ऑफ आइसोमर्स, भाई अगर किसी के अंदर कॉमन सेंस होना, एक ऑप्शन तो तुरंत एलिमिनेट हो जाता, आइसोमर्स, आइसोमर्स का मतलब एक से ज्यादा, ऑप्शन सी तो आ ही नहीं सकता, ऑप्शन सी तो आ ही नहीं सकता। तो दिस इज कार्बोरेंस, इन्हें हम कार्बोरेंस बोलते हैं। आपसे पूछा गया था कि इस कार्बोरेंस के कितने आइसोमर एग्जिस्ट करते हैं, करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि 3 आइसोमर आपके यहाँ पे होते हैं, है ना। तो स्टूडेंट ये आपका नेट का PYQ है, CSIR नेट का। आइए भाई, कहाँ है इसका रेफरेंस और कहाँ ये आया था, तो मैं सब कुछ आपको बताता हूँ। मैंने लेक्चर्स में कवर किया हुआ इसको, मेन ग्रुप एलिमेंट्स की क्लास नंबर 6, वहां पे पहले तो रेफरेंस देख लीजिए भाई। आपकी जो हाउस क्राफ्ट बुक होती है ना, हाउस क्राफ्ट बुक का ये रेफरेंस है, तो देख सकते हो C2B10H12 कुड हैव कार्बन एटम्स एडजेसेंट। एक तो 1-2 पोजीशन पे आ सकता है, एक 1-7 पोजीशन पे आ सकता है, और एक 1-12 पोजीशन पे आ सकता है। तो 3 आइसोमर एग्जिस्ट करते हैं। कितने, 3 आइसोमर एग्जिस्ट करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। क्या होगा भाई इसका, 3 आइसोमर, ये कोई और कंपाउंड है, ये है C2B4 एंड H6। तो भाई देखो, ये मैं आपको अगर दिखाऊं, देखो ये किसमें पूछा गया था, दिसंबर 13, CSIR नेट दिसंबर 13, नंबर ऑफ आइसोमेरिक डेरिवेटिव्स पॉसिबल फॉर द न्यूट्रल क्लोजो
कार्बोरेन दिस, तो यहाँ पे कितना आंसर आया 3। और कहाँ कहाँ किस किस पोजीशन पे, ये रेफरेंस है आपका हाउसक्राफ्ट बुक का, तो आप इसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 आइसोमर एग्जिस्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन, फ्रॉम एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेट कर सकते हैं। आपसे बोला गया है द ऑर्बिटल विद 2 रेडियल एंड 2 एंगुलर नोड्स। भाई रेडियल नोड्स निकालने का फॉर्मूला होता है n माइनस l माइनस 1, ये रेडियल नोड्स होते हैं, और एंगुलर नोड्स होता है l। तो हमें पता है कि l की वैल्यू 0 हो तो s, l की वैल्यू 1 हो, मतलब ये d के लिए क्या होती है 2 होती है। तो यहाँ पे भाई बताओ एंगुलर नोड्स दो किसमें, या तो यहां या तो यहां एंगुलर नोड्स, इसमें 1 होगा, इसमें 3 होंगे। अब आपको रेडियल नोड्स निकालने हैं, तो इसके लिए रेडियल नोड्स निकालेंगे तो कितना आएगा 8 माइनस में 2 माइनस में 1, 5 रेडियल नोड्स आ रहे हैं, इसलिए इसको हटा दीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्या आएगा 5 में से 2 माइनस करेंगे माइनस ये, तो कितना आ जाएगा 2। तो आपसे बोला था कि ऐसा कौन सा ऑर्बिटल है जहां पे 2 रेडियल होंगे और 2 ही एंगुलर नोड्स होंगे, तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 केमिकल बॉन्डिंग से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्पीसीज हैज शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ। तो आप सभी को पता है कि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ आपका कम होगी। तो NO पॉजिटिव, दिस इज 13 इलेक्ट्रॉन, 7 और 8 15, 15 में से 2 गए 13 इलेक्ट्रॉन हुए, और 13 इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्ड ऑर्डर निकल के आता है दैट इज 2.5। NO पॉजिटिव 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। NO का बॉन्ड ऑर्डर होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन होते हैं 15, बॉन्ड ऑर्डर होता है 2.5। NO नेगेटिव बॉन्ड ऑर्डर होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं 16 एंड बॉन्ड ऑर्डर होता है 2। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर कहां आ रहा है भाई आपका, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर यहां आ रहा है, तो शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ भी कहां होगी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। NO पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है, इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ भी सबसे कम होगी। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 भाई, क्वेश्चन नंबर 23, ऐसा क्वेश्चन भाई अभी जो पेपर हुआ था रिसेंटली, आपका नेट का पेपर, उसमें भी पूछा गया था। बार बार ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं भाई, बार बार ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। तो देखिए भाई, आइए थोड़ा सा रिलेट करके देखते हैं, चीजों को समझते हैं कि क्या इसका आंसर आ सकता है। ये कह रहे हैं कि FeCO5 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है, ये 8 और 10 18। सोडियम बोरोहाइड्राइड ये क्या करता है भाई, ये हाइड्राइड आयन को प्रोड्यूस करता है। किसको, हाइड्राइड आयन को। कह रहा भाई पहले एक यहाँ पे कुछ ट्रांजिशन स्टेट लाइक बनेगा, फिर एक CO बाहर निकलेगा और ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो बताइए कि क्या आंसर होगा। देखिए स्टूडेंट, जो भी कॉम्प्लेक्स बनेगा वो 18 इलेक्ट्रॉन को तो फॉलो करे, ये बात ध्यान रखना। तो यहां देखिए इसकी अगर मैं बात करता हूं तो ये इसके पास हो गए 8 और 8 16 और 1 17, है ना, 17 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसकी तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। और इसकी रिएक्शन क्यों करवा रहे हैं हम, ताकि हाइड्रोजन का इंसर्शन हो जाए। तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, ऑप्शन नंबर बी। तो ये देखिए ये बिल्कुल सेम है, एंड प्रोडक्ट यही बनता है। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है भाई, नेट का जो पेपर हुआ था जून 2023 का, वहां पे भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, और पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो ये बात कंफर्म हो गई कि ये आएगा, ये आएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं भाई, इसका काम क्या कि हाइड्राइड आयन आया होगा। तो यहां देखो ये 2 ऑक्सीजन कहां से आ गए, क्या 2 ऑक्सीजन आने की, ऐसा कुछ बनने की पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल भी ऐसा कुछ बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है। इसमें क्या गड़बड़ हुई, इसमें ये गड़बड़ हुई कि हाइड्रोजन आया ही नहीं, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आ गया। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले क्या भाई, देखो 5 CO थे, CO यहाँ पे भी है, एक आएगा हाइड्रोजन यहाँ पे, और मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी आएगा। उसके बाद एक CO बाहर निकलेगा और ये वाला कॉम्प्लेक्स आपका फाइनली बनता हुआ दिखाई देता है। तो क्या आएगा, देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में मैंने टोटली ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड यूज किया है, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री, वेरी इजी क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, CO फ्रीक्वेंसी। देखिए स्टूडेंट, आपको यहाँ पे काफी इजीली ये बात पढ़ाई जाती है कि भाई होता क्या है, ये डबल बॉन्ड O होगा,
ये पहले अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, उसके बाद यहाँ पे कुछ इस टाइप की बॉन्डिंग होती है। अब क्या करता है, ये जो मेटल है ये वापस से इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करता है, डालता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करता है, डालता है, जिससे कि ये वाला बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाता है, सीओ बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाता है। अगर सीओ बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी कार्बोनिल की। तो देखो, अगर मेटल के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा, जितना नेगेटिव चार्ज होगा, उतना ज्यादा मेटल से कार्बोनिल को डोनेशन जाएगा। अगर कार्बोनिल को डोनेशन जाएगा, सीओ बॉन्ड ऑर्डर वीक होगा और कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। तो मेटल के ऊपर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, उतनी उतनी मेटल के ऊपर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज, उतना एमसी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, मेटल कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और सी और ओ का बॉन्ड वीक होगा। तो सबसे आपसे डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा था, यहां मेटल के ऊपर 2 नेगेटिव का चार्ज है, यहां 0 है, और यह तो करेक्ट आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहां पे मेटल के ऊपर 2 नेगेटिव का चार्ज है, सबसे ज्यादा चार्ज है, इसलिए यहां पे सबसे, एक मिनट, सॉरी, डिक्रीजिंग कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आपसे पूछा था भाई। हाँ, डिक्रीजिंग अगर आपसे पूछा है ना, तो सबसे ज्यादा कम कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी जहां पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज है। ये जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना डोनेट करेगा, वीक होगा। तो सबसे कम यहां, फिर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर आपसे पूछा था। सबसे ज्यादा कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी यहां, क्योंकि यहां मेटल न्यूट्रल है, यहां नेगेटिव आ गया, वीक हो गया कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, और यहां आपका और भी वीक हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं भाई हम क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। आपको पढ़ाया जाता है एसिड बेस, है ना, एच एस, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस का। वहां पे इजी सा कंसेप्ट है ये। आपसे पूछा गया है कि Fe+2 एंड लिथियम प्लस, ये किस टाइप के एसिड या बेस होते हैं। तो भाई पक्का ही लिथियम जो है ना, ये जो अल्कली मेटल्स होते हैं जिनका स्मॉल साइज होता है, हाई चार्ज डेंसिटी होती है, ये हाईली हार्ड एसिड की कैटेगरी में आते हैं। तो लिथियम प्लस हार्ड एसिड होता है। क्या बॉर्डरलाइन एसिड होता है, नहीं, हार्ड एसिड होता है बॉर्डरलाइन। तो बॉर्डरलाइन वाला तो हटा ही दो कंसेप्ट, बॉर्डरलाइन वाला तो कंसेप्ट हटा ही दो, ठीक है, हार्ड होता है। अब देखिए Fe+3 अगर होता तो उसको हम सॉफ्ट बोल सकते थे, है ना, उसको सॉफ्ट। लेकिन Fe+2 है तो ये बॉर्डर लाइन सॉफ्ट होता है। क्या होता है, बॉर्डर लाइन एसिड इसको हम बोल सकते हैं। तो दिस इज बॉर्डर लाइन एसिड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी आएगा। मैं आपको प्रॉपर एक रेफरेंस भी दिखा देता हूं जिससे आपको और ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी। तो भैया हमारी एसिड बेस केमिस्ट्री की क्लास नंबर 2 है, वहां पे ये मिसलर बुक का रेफरेंस मैंने दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं बॉर्डर लाइन एसिड्स में Fe+2 इज बॉर्डर लाइन एसिड। एंड सॉफ्ट एसिड की कैटेगरी में, अगर सॉरी हार्ड की कैटेगरी में जाएंगे तो लिथियम प्लस एक हार्ड एसिड होता है। दिस इज हार्ड एसिड एंड दिस इज बॉर्डर लाइन एसिड। बॉर्डर लाइन एसिड समझ में आया। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। Fe+3 अगर होता है ना, देखिए Fe+3 हार्ड एसिड की कैटेगरी में आता है, क्योंकि चार्ज ज्यादा है, चार्ज ज्यादा जिनके ऊपर होता है वो आपका हार्ड एसिड की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, फॉर एन ऑक्टाहेड्रल Mn+2 कॉम्प्लेक्स ऑल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। देखिए भाई आप सभी को पता होगा जितने भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं उन सभी के लिए लेपोर्टे फॉरबिडन होता है, क्योंकि वहां पे D2D है ना, D2D इलेक्ट्रॉन का क्या होता है आपका ट्रांजिशन, D2D इलेक्ट्रॉन जाता है, और D2D जाएगा तो डी सिमेट्री नहीं फॉलो हो रही है यहाँ पे। अगर P से D जाता है तो वहां पे कैपिटल L की वैल्यू 1 आती है ना, मतलब इस, और फिर वो क्या होता, लेपोर्टे अलाउड। बट जितने भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो लेपोर्टे फॉरबिडन होते हैं, है ना, जितने भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है वो लेपोर्टे फॉरबिडन। टेट्राहेड्रल पार्शियली लेपोर्टे अलाउड होते हैं, क्योंकि वहां पीडी से पीडी में जाता है, मतलब पीडी से डी में जाता है। तो ये बात तो है कि क्या ये लेपोर्टे अलाउड होगा, बिल्कुल भी नहीं। क्या ये स्पिन अलाउड होगा, देखेंगे अभी। क्या ये बोथ लेपोर्टे और स्पिन, लेपोर्टे अलाउड तो हो ही नहीं सकता, लेपोर्टे अलाउड तो हो ही नहीं सकता। तो ये कह रहा है क्या ये लेपोर्टे फॉरबिडन होगा, यस दिस इज लेपोर्टे फॉरबिडन। और ये स्पिन फॉरबिडन भी होता है, इसलिए काफी ज्यादा लेस इंटेंस होता है। Mn+2 इज D5 और ये हाई स्पिन होता है, हाई स्पिन। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भाई आपका जो आपका स्पिन है वो स्पिन चेंज नहीं होती है। स्पिन बेसिकली आपका यहाँ पे चेंज नहीं होती है, मतलब इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये स्पिन भी फॉरबिडन होता है। क्या होता है भाई आपका, तो जो Mn+2 कॉम्प्लेक्स होता है वो लेपोर्टे भी फॉरबिडन होता है और स्पिन भी फॉरबिडन होता है, इसलिए वो काफी ज्यादा लेस इंटेंस होता है। आ रही बात समझ में। तो 26 का करेक्ट आंसर आएगा सी।
क्वेश्चन नंबर 27 बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फ्लोइंग एंजाइम डज नॉट कंटेन मेटल मोलिब्डेनियम। इनमें से किसके अंदर मोलिब्डेनियम मेटल नहीं होगी? स्टूडेंट, कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम जो होता है इसके अंदर आपका जिंक मेटल पाई जाती है। कार्बोनिक अनहाइड्रेज जो कि CO2 को कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट करने का काम करता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ये बेसिकली आपका जिंक मेटल प्रेजेंट होती है, तो यहाँ मोलिब्डेनियम प्रेजेंट नहीं होती है। जेंथेन ऑक्साइड में मोलिब्डेनियम, एल्डिहाइड में भी होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा सी। कार्बोनिक अनहाइड्रेज में जिंक मेटल प्रेजेंट होती है, मोलिब्डेनियम नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 28 मोज़बार स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन है ना। द मोज़बार आइसोमर शिफ्ट इज मोस्ट नेगेटिव। तो भाई बताइए कि मोस्ट नेगेटिव किसके लिए होती है? स्टूडेंट, ये देखने को मिलता है जब भी आप आइसोमर शिफ्ट की बात करते हैं, अगर s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है तो वहां पे आयरन के लिए, स्पेशली किसके लिए? आयरन के लिए s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो वहां पे आइसोमर शिफ्ट क्या करती है? डिक्रीज करती है। आइसोमर शिफ्ट क्या करती है? डिक्रीज। अब देखिए, अगर मैं बात करता हूं Fe+2, Fe+2 का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे बेसिकली Fe+2 का मतलब होता है कि यहाँ पे 3d6 होता है एंड 4s0। तो यहाँ पे s के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? काफी, मतलब ना के बराबर है अगर s के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसी प्रकार अगर मेरे पास क्या होता है? Fe+3 होता है, Fe+4 होता है, तो यहां पे क्या हो जाता है भाई? D5 हो जाता है एंड यहां पे D4 हो जाता है। अगर S की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है, आइसोमर शिफ्ट डिक्रीज करती है। वहीं पे अगर D के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करती है तो वहां पे आइसोमर शिफ्ट इंक्रीज करती है, वहां पे आइसोमर शिफ्ट इंक्रीज करती है। तो यहां पे देखो बेसिकली, एक मिनट रुकिएगा, इंक्रीज कर रही थी तो डिक्रीज। अगर D के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी तो ठीक है, बिल्कुल सही है। समझ में आ रही है ना बात? तो देखो, अगर बात करते हैं Fe+2 और Fe+3 में, तो यहां पे भी S0, यहां पे भी S0, बट यहां पे D में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसलिए इसकी आइसोमर शिफ्ट की वैल्यू ज्यादा होती है, फिर इससे इसकी ज्यादा होती है। अगर आपके पास Fe+1 होता है तो वहां पे क्या होता है भाई? Fe+1 में D6 ही होता है बट 4s1 होता है। अगर S1 हो गया, फिर से S के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, आइसोमर शिफ्ट कम, तो Fe+2 की सबसे ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे ज्यादा नहीं, आपसे मोस्ट नेगेटिव पूछा है, तो ये तो आंसर आ नहीं सकता Fe+2, और ये भी आंसर नहीं आ सकता क्योंकि इससे ज्यादा तो Fe+4 की होती है। और इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे D में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, S में तो है लेकिन D में भी बहुत ज्यादा है। तो Fe+4 जो होता है ना, ये सॉरी यहाँ तो 6 दिया हुआ है, Fe+6 जो है यहां पे तो D में Fe+6 का मतलब क्या होता है? Fe+6 का मतलब क्या होगा कि यहां पे D2, और D2 का मतलब तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी कम हो गई है। क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी कम हो गई है। अगर काफी कम हो गई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो आइसोमर शिफ्ट की वैल्यू भी सबसे, तो क्या करेक्ट आंसर आएगा? D। क्या आएगा करेक्ट आंसर? D, है ना। क्या करेक्ट आंसर आएगा? D। अगर 4 होता ना, 4 वाले की ज्यादा होती भाई। मैंने ये देखो, ये लेक्चर्स आपको मोज़बार की क्लास अगर आप देखोगे तो यहाँ मैंने आइसोमर शिफ्ट फॉर आयरन पढ़ाया था। इसके लिए जो डेल्टा आर की वैल्यू वो नेगेटिव होती है। एस के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, आइसोमर शिफ्ट डिक्रीज। पी और डी के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगी तो आइसोमर ये। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था? +4, ये आपका एक ऑर्डर होता है। ये रहा, +1 की कम होती है +4 से, बट यहाँ पे गिवन था +6 वाले की तो कम होती है भाई। इसके लिए रेफरेंस यहाँ पे दिया भी गया भाई, आप थोड़ा सा रिलेट भी कर सकते हैं अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे। तो ये आपका बताया गया है, एज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द आयरन इंक्रीजेस पीक्स मूव टू द लेफ्ट इन द स्पेक्ट्रम। और लेफ्ट में आप देख सकते हैं कि नेगेटिव वैल्यू। तो 4 की आप ये देख सकते हैं, 4 की ज्यादा, 4 के कंपैरिजन में आप देखोगे ये रहा कुछ ऐसे। ठीक है, समझ लीजिएगा इस चीज को। और 6 वाले की तो बिल्कुल कमी होती है। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 मेन ग्रुप एलिमेंट से रिलेट करेंगे इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट फॉर पॉलीमेरिक सल्फर नाइट्राइड्स? इट बिकम सुपर कंडक्टर एट लो टेम्परेचर। ये बिल्कुल सही बात है, नेट में बार बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। SNX जो कि वन डायमेंशनल पॉलीमर होता है। ये क्या होता है? वन डायमेंशनल पॉलीमर। और दिस इज बिहेव एज अ सुपर कंडक्टर, है ना। ये सुपर कंडक्टर। तो आपसे तो नॉट करेक्ट पूछा है बट ये तो करेक्ट है, इसलिए हटा दीजिए। क्या यहाँ पे SN बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होता है? यस, इसको बोला जा सकता है, ये भी सही है। इट हैज कंडक्टिविटी नियर दैट मर्कुरी एट रूम टेम्परेचर, ये भी सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा D। इट डज नॉट शो एनी मेटालिक प्रॉपर्टीज।
होती है भाई इसके अंदर मेटालिक प्रॉपर्टीज, इसके अंदर मेटालिक प्रॉपर्टीज होती हैं। आइए मैं आपको रेफरेंस दिखा देता हूं। मैंने मेन ग्रुप की क्लास नंबर 11 में इसको पढ़ाया हुआ है। SNX पॉलीथायाजाइल इन्हें बोला जाता है। लीनियर चेन पॉलीमर होते हैं, वन डायमेंशनल पॉलीमर, वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहां पे क्या लिखा हुआ था, यहां पे क्या, इट डज नॉट शो एनी मेटालिक प्रॉपर्टीज। तो भाई कंडक्टिविटी किसकी प्रॉपर्टीज होती है, मेटल्स की, सुपर कंडक्टर। काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका, देखो ये पूछा था हाई कंपाउंड विद द हाईएस्ट कंडक्टिविटी SNX। यहाँ पे फिर अलग से ये देखो ये भी पूछा जा चुका है मटेरियल, और अभी रिसेंटली भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसके ऊपर। तो भाई बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं इसके ऊपर, ठीक है। होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। भाई ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30 आ गया है। आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शंस प्रोड्यूस नाइट्रोजन गैस N2 निकले और वाटर। तो कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो देखिए भाई अगर आप इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन इसे बोला जाता है, इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तब ऐसी पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिलती है। तो एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वेल नोन रिएक्शन है, आपको याद रखनी पड़ेगी। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 और लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का। इनऑर्गेनिक के 31 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। ये आपका इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स F ब्लॉक। आपको बताना है कि F इलेक्ट्रॉन कितने होंगे सीरियम 4 में। सीरियम अगर आपके पास 3 होता है ना, जो कि उसकी मोस्ट कॉमन मतलब 3 होता है, तो F1 होता है। और 4 का मतलब क्या है कि 0। 4 का मतलब क्या है 0। तो भाई यहां पे अगर सीरियम +4 है तो वहां पे आयरन जो F के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 0 होते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा सी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा सी। तो स्टूडेंट ये थी हमारी जो आपका HPSC पॉलिटेक्निक लेक्चरर, जिसका सिलेबस असिस्टेंट प्रोफेसर वाला ही सिलेबस सेम है। तो ये आपका हमारा पेपर सॉल्यूशन 1 था। इसमें हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है। होप कि सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए बिल्कुल नेट वाला लेवल नहीं है, लेकिन ऐसा ग्रेजुएशन वाला लेवल भी नहीं है। जो नेट में 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ पे हैं, और काफी क्वेश्चन नेट के प्रीवियस ईयर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। होप कि ऐसा कुछ आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, जो भी हमारे पेड स्टूडेंट है, ऐप के स्टूडेंट है, वो हमारे क्वेरी नंबर पे पूछ सकते हैं, और यूट्यूब वाले स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में भी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ज्यादा अपडेट्स के लिए चैनल और ऐप पे बने रहिएगा। थैंक यू।